गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जागरफी अड्डा पे स्वागत है। मैं आज आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कहीं न कहीं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में बनता है और हर तरीके से बनता है। यह टॉपिक है वायुमंडल, अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेयर। वायुमंडल क्या होता है ये जानेंगे। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। वायुमंडल में कौन कौन सी स्ट्रक्चर है, संरचना है जो उस वायुमंडल के अंतर्गत होने वाली जो भी गतिविधियां हैं वह कैसे होता है और हमारे लिए क्या नुकसानदायक है, क्या लाभदायक है, उसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं वायुमंडल एटमॉस्फेयर है, तो इस वायुमंडल एटमॉस्फेयर में पृथ्वी के चारों ओर, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के चारों ओर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, किसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है, जो व्याप्त गैसीय आवरण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। जैसा यही है पृथ्वी और यह पृथ्वी है, तो इसके अंदर क्या है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। और जब गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है तो इसके चारों तरफ जो गैसों का आवरण फैला हुआ है उसी गैसों के आवरण को क्या बोलते हैं, हम वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है। अब जब इस वायुमंडल एटमॉस्फेयर को हम जान गए तो उसमें यह भी जानेंगे इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, ठीक, और कितने मात्रा में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है 78.08% होती है, या सीधा सीधा कहें तो 78% मिलता है। क्या मिलता है, नाइट्रोजन। और यह नाइट्रोजन इस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। ठीक। इसके बाद से ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आपका 20.95% मिलता है, जबकि इसको सीधा सीधा कहें तो 21% मिलता है। ठीक है। आर्गन की मात्रा है, आर्गन की मात्रा कितनी है, 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.04%। कहने का मतलब है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिलती है और इसमें सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है वायुमंडल में। इसके साथ में अन्य गैसों की भी मात्रा मिलती है। ठीक है। अब देखिए, जब वायुमंडल में यह गैसें पाई जाती हैं तो उनका एक लेयर बना होता है। कौन कौन सा लेयर में क्या बना है, अर्थात उसका स्ट्रक्चर जानने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर यह पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे नजदीक जो लेयर होता है उसे बोलते हैं क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर। जो उसके ऊपर होता है उसे बोलते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। जो उसके ऊपर होता है जिसे हम मिडिल कहते हैं, मध्य में होता है, उसे कहते हैं मध्यमंडल, मीसोस्फियर। ठीक। उसके जो ऊपर होता है उसे बोलते हैं आयन मंडल या आयनोस्फियर। और जब जो सबसे ऊपर होता है उसे बोलते हैं बहिर्मंडल या वायुमंडल, एक्सोस्फियर। तो इस तरीके से इस वायुमंडल की संरचना का निर्माण है। अब देखेंगे कि वह वायुमंडल की जो संरचना है वह कितने किलोमीटर के रेंज में फैला है और उसमें कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यह पृथ्वी है और पृथ्वी के जो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, ध्यान दीजिएगा, जो पृथ्वी का नॉर्थ पोल या साउथ पोल है तो यह कहा जाता है कि ध्रुवों पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है, जबकि विषुवत रेखा या इक्वेटर पे के आसपास क्या होता है, 18 किलोमीटर होता है। तो ये ध्रुव है, नॉर्थ, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। तो यहाँ पे क्या है, जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है कितना है, 8 किलोमीटर है, जबकि इस विषुवत रेखा पे कितनी ऊंचाई है, 18 किलोमीटर है। अब इस क्षोभ मंडल में या ट्रोपोस्फियर में जितनी भी मौसमी गतिविधियां होती हैं वह मौसमी गतिविधियां सब इसी मंडल में होता है। किसमें, क्षोभ मंडल में। जैसे बादल का बनना, जैसे आंधी आना, तूफान आना, कुहरा बनना, या मेघ गर्जन होता है, या वर्षा, ये जितनी भी मौसमी गतिविधियां होती हैं वो कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में होता है। ठीक। अब जब क्षोभ मंडल अगर कहाँ पे है तो सबसे निचली परत है, अर्थात पृथ्वी के सबसे नजदीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद से आता है दूसरा जो मंडल है, समताप मंडल है।
समताप मंडल में आप देखेंगे, जिसे आप इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत हमारे लिए क्या लाभदायक है, सीधी सी बात है। तो एक चीज और जानिएगा कि जितने भी सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, यही समताप मंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है वो हमें सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है। जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरण होती है उसको अवशोषित कर लेती है, और जो शुद्ध होता है उसे पृथ्वी पे भेजता है। ठीक है, इसीलिए इस मंडल को, किस मंडल को, समताप मंडल को पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहा जाता है। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखिएगा कि कहीं न कहीं जैसे आज के डेट में हमारे घर में एसी लग रहा है, हम फ्रिज चला रहे हैं, तो उसमें गैस की मात्रा, कौन सी गैस की मात्रा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, फ्रिज में कूलिंग करने के लिए जो है यहाँ पे मेफ्रान गैस की मात्रा भरी जाती है। या बड़े बड़े जितने भी औद्योगिक या व्यवसायिक प्रतिष्ठान है वहां पे अमोनिया, फ्रिज में अमोनिया गैस की मात्रा भरी जाती है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये अमोनिया है, और फ्रिज में जितने फ्रिज होते हैं कूलिंग करने के लिए मेफ्रान गैस भरा जाता था। तो जिससे क्या होता था कि कहीं न कहीं इस ओजोन परत को नुकसान पहुंचता था। ओजोन परत को क्या होता था, नुकसान पहुंचता था। अर्थात ओजोन परत का क्या करता था, क्षरण करता था। और जब ओजोन परत का क्षरण हो जाएगा तो क्या होगा, जितने भी सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो सीधा सीधा पृथ्वी पे आएगा। जब पृथ्वी पे आएगा तो हम मनुष्यों के लिए चर्म कैंसर पैदा करेगा, मोतियाबिंद होगा, और जितने भी इस पृथ्वी पे रहने वाले जीव जंतु हैं उनको भी नुकसान पहुंचाएगा, और इस पृथ्वी पे जितने भी पेड़ पौधे हैं उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। इसी वजह से अब जो है, अब मतलब फ्रीजों में कूलिंग करने के लिए ध्यान रखिएगा क्या अब कौन सी गैस भरी जाती है, तो HFC-134A भरा जाता है या R600A भरा जाता है। कहने का मतलब पहले मेफ्रान गैस भरा जाता था जिससे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता था, जो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती थी। अब जो है उसको न भर करके किसको भरा जाता है, तो HFC भरा जाता है 134A या R600 भरा जाता है, R600A भरा जाता है, जिससे अब ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, क्योंकि हम जो है कहीं न कहीं भौतिकतावाद में आ गए हैं। हमें एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, तमाम तरह की जितनी भी भौतिक सुविधा है उसको हमें चाहिए। और जब चाहिए तो कहीं न कहीं हमको क्या होगा, समताप मंडल में ओजोन परत है उसको नुकसान पहुंचाएगा। इसी वजह से एक ऐसी व्यवस्था किया गया, ऐसा रिसर्च किया गया ताकि जो है हम भौतिकतावाद में तो जी ही ले, लेकिन हमारे ओजोन परत को नुकसान न पहुंचे। हालांकि ऐसा नहीं कि एकदम 100% हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ हद तक यह सही हो गया है कि अब जो है फ्रिज में जो मेफ्रान गैस भरा जाता था अब उसके स्थान पर क्या भरा जा रहा है, HFC-134A या R600A भरा जाता है, जिससे अब ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब यह है कि जो ओजोन परत, समताप मंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है वह पृथ्वी की सुरक्षा कवच है। किस लिए सुरक्षा कवच है, तो जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो क्या कर लेती है, ओजोन परत अवशोषित कर लेती है और जो हमें सुरक्षा के रूप में प्रदान करती है। अब ध्यान दीजिएगा, जो ओजोन परत को नष्ट करने वाले जितने भी गैस हैं, कौन कौन सी गैस हो सकता है, ध्यान रखिएगा, सीएफसी है, हेलोन्स है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ट्राइक्लोरोएथिलीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा था या पहुंचाता है वो कौन कौन सी गैसें हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात सीएफसी है, हेलोन्स है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ट्राइक्लोरोएथिलीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस ओजोन परत में, सॉरी, इस समताप मंडल में
व्यवसायिक जेट विमान चलाए जाते हैं। व्यवसायिक जेट विमान का मतलब है कि जैसा कि हमें अगर दिल्ली से मुंबई जाना हो, मुंबई से कलकत्ता जाना हो या कहीं भी जाना हो हवाई जहाज से, जब हम हवाई जहाज से जाएंगे तो उस हवाई जहाज को चलाने का एक मार्ग होगा और वो कहां से चलता है, तो इस क्षोभ मंडल से नहीं चलता है, ध्यान रखिएगा। इसी में उसको चलाया जाता है समताप मंडल में। अर्थात जितनी भी हवाई जहाज या व्यवसायिक जेट विमान है उसको किस मंडल में चलाया जाता है, तो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ओजोन परत को बचाने के लिए, ओजोन परत को बचाने के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया। अर्थात विश्व समुदाय ने एक समझौता किया कि भैया ऐसा ऐसे तो काम चलेगा नहीं कि हम भौतिकतावाद में जीते जा रहे हैं और हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचता जाए। और कल के डेट में जैसा कि आप देखिए एक भयंकर कोरोना आया था, उसी तरह से एक समय ऐसा आएगा कि आप जो है ओजोन और सूर्य के जो अल्ट्रावायलेट हानिकारक किरणें हैं उसे में नुकसान पहुंचेगा। तो इसीलिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की व्यवस्था की गई, अर्थात विश्व समुदाय ने एक बैठक बैठाया और वह बैठक कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को। ध्यान रखिएगा, विश्व समुदाय ने एक ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की व्यवस्था की गई। वो संगठन बैठा और बैठा कब, 16 सितंबर 1987 में, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समझौता के नाम से जानते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय जो समझौता हुआ था इसे लागू कब किया गया, तो 1 जनवरी 1989 अर्थात 1 जनवरी 1989 से यह लागू हो गया। ठीक है, पूरे विश्व में 1 जनवरी 1989 से लागू हो गया। कौन सा, ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक। अब जब लागू हो गया तो इस लागू होने के बाद जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में यह कहा कि ऐसा भैया ऐसे तो लोग नहीं मानेंगे, लेकिन लोगों की जागरूकता के लिए एक ऐसी व्यवस्था किया जाए जिससे हर साल लोग जागरूक रहें। तो इस वजह से 16 सितंबर को प्रतिवर्ष अर्थात हर साल 16 सितंबर को हर साल यह कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाए। ठीक। यह किसने कहा था, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहा 1994 में। यह कहा कि भाई ऐसा है कि एक साल का एक दिन बनाया जाए जिससे लोग जागरूक रहें, लोगों को याद होता रहे कि जो है हमें ओजोन परत का संरक्षण करना है। और उसको याद दिलाने के लिए 16 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, ये तो हो गया विश्व समुदाय की बात। अब भारत जो है, भारत ने क्या किया, भारत ओजोन परत के संरक्षण के लिए अभी हस्ताक्षर नहीं किया था, लेकिन यह क्या किया, 18 मार्च 1991 को, ध्यान रखिएगा, 18 मार्च 1991 में एक वियना कन्वेंशन हुआ। ध्यान रखिएगा, वियना कन्वेंशन। भारत ओजोन परत के संरक्षण के लिए कब एग्री हुआ, तो कब एग्री हुआ, इसका मतलब यह है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए 18 मार्च 1991 को एक वियना कन्वेंशन हुआ। उस कन्वेंशन में भारत क्या किया, हस्ताक्षर किया, साइन किया या एग्री हो गया। ठीक है, कि हम भी अब इसमें शामिल हो गए हैं। तो इस तरीके से समताप मंडल की घटनाएं जो भी घटित हुई हैं या जो भी एक व्यवस्था बनाया गया उसको आपको याद रखना है। अब इसके बाद से ध्यान रखिएगा, हम आते हैं मध्य मंडल में, मीसोस्फीयर। अब मध्य मंडल क्या होता है कि इसमें जितनी भी मध्य मंडल में जैसे भी आप जाएंगे तो तापमान में कमी आना स्टार्ट हो जाता है। अर्थात जैसे ही समताप मंडल से जब ऊपर जाएंगे, या ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो तापमान में क्या होता है, कमी आने लगता है। अब जो है मध्य मंडल में तापमान में क्यों कमी आती, ज्यादा कमी आ जाता है, इसका रीजन यह है कि जो सूर्य से प्रकाश आता है, तो इस मध्य मंडल में ध्यान रखिएगा, मध्य मंडल में क्या होता है, जो सूर्य से प्रकाश आता है तो सूर्य के प्रकाश को जो अवशोषित करने वाले अणु होते हैं, कण होते हैं, वो मध्य मंडल में कम मिलता है।
जिसकी वजह से यह मंडल गर्म नहीं हो पाता है, ठंडा रहता है। इसीलिए इस मंडल को, किस मंडल को, मध्य मंडल को ठंडा मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठंडा मंडल। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाती है, लेकिन मध्य मंडल में सबसे ज्यादा तापमान में कमी आती है। कारण यह है कि जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने वाले अणु होते हैं, कण होते हैं, वह वहां पे कम मिलता है। जब कम मिलता है तो घर्षण नहीं होगा, जब घर्षण नहीं होगा तो कहीं न कहीं यह मंडल गर्म नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब है मंडल क्या होता है? ठंडा होता है। ठीक। और इस परत में गैसों का घनत्व बहुत कम है, गैसों का भी घनत्व कम है, अणु भी कम है। इस वजह से यह मंडल क्या होता है? ठंडा होता है। कौन सा मंडल? तो मध्य मंडल ठंडा मंडल होता है। ठीक। अब देखिए, अब मध्य मंडल हो गया, तो इसके बाद से जैसे ऊपर जाएंगे, मध्य मंडल क्या है? तीसरा मंडल है। जो चौथे मंडल में जाएंगे आयन मंडल है, इसे बोलते हैं आयनोस्फीयर। ठीक। अब आयनोस्फीयर में क्या होता है? इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आयन, इस आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, और जब विद्युत आवेशित कण पाए जाएंगे तो इसमें विभिन्न आवृत्तियों के, ध्यान रखिएगा, विभिन्न आवृत्तियों के रेडियो तरंगे परावर्तित किए जाते हैं। विभिन्न आवृत्तियों के जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के आवृत्ति होते हैं, उस आवृत्ति को कहां परावर्तित किया जाता है? तो आयन मंडल में, आयनोस्फीयर में उसको परावर्तित किया जाता है। और जब परावर्तित किया जाता है तो इसी से जितने भी हमारे रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, जितने भी ये सारा सिस्टम है, अर्थात इसी से चलता है। ठीक। उसके बाद से देखिए, और इसी मंडल में अरोड़ा बोरियालिस की घटनाएं होती हैं और अरोड़ा ऑस्ट्रेलिस की घटना। अब एक चीज यहाँ पे जानना है, अरोड़ा बोरियालिस क्या होता है और अरोड़ा ऑस्ट्रेलिस क्या होता है। आप जो है, आप पढ़ेंगे अगर आगे तो देखेंगे कि अगर पृथ्वी है और यह सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर जाता है और चमकता है। ध्यान रखिएगा, सूर्य का प्रकाश, यह सूर्य है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर जाकर के चमकता है और विभिन्न रंगों में चमकता है। इसी फ्लेम को, इसी प्रकाश को, इसी फ्लेम को उत्तरी ध्रुव में अरोड़ा बोरियालिस कहते हैं, जबकि दक्षिणी ध्रुव में, नॉर्थ साउथ में, इसे अरोड़ा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो अरोड़ा बोरियालिस और अरोड़ा ऑस्ट्रेलिस की जो घटनाएं घटती हैं वो कहां घटता है? तो आयन मंडल में घटता है। सीधी सी बात है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो आयन मंडल है, इस आयन मंडल में क्या होता है कि जितनी भी अरोड़ा बोरियालिस की घटनाएं घटती हैं या अरोड़ा ऑस्ट्रेलिस की घटनाएं घटती हैं, वो कहां घटता है? तो आयन मंडल में घटता है। ठीक। अब देखिए, जब आयन मंडल में ये घटनाएं हो जाती हैं, और इसकी ऊंचाई कितनी होती है आयन मंडल की? तो 80 से 640 किलोमीटर तक की दूरी होती है। ठीक। अब देखिए, इसके ऊपर जब जाते हैं तो सीधी सी बात है, बहिर्मंडल या वायुमंडल या एक्सोस्फीयर होता है। अब इसकी ऊंचाई जो होती है 640 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक की दूरी पे होती है। किसकी? तो एक्सोस्फीयर की। एक्सोस्फीयर की जो ऊंचाई होती है 640 से 1000 किलोमीटर तक होती है। इसमें ध्यान रखेंगे क्या क्या होता है, इस परत में संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इस परत में, किस परत में? वायुमंडल में संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं। और इस परत में, अर्थात वायुमंडल में, हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मात्रा कहां मिलती है, तो सीधी सी बात है, वायुमंडल या बहिर्मंडल में। ठीक। जब हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मात्रा पाई जाती है और इसके साथ साथ में यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। अर्थात बहिर्मंडल या वायुमंडल में गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति होती है कम होती है। ठीक। तो इस तरीके से यह घटनाएं घटती हैं भिन्न भिन्न परतों में, भिन्न भिन्न स्ट्रक्चर में। अब एक चीज और जानेंगे यहाँ पे कि ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस मंडल में, अर्थात आयन मंडल में, उल्का पिंड का निर्माण होता है।
आयन मंडल में ध्यान रखिएगा, आयन मंडल में उल्का पिंड का निर्माण होता है 95 से 130 किलोमीटर के बीच में। जो आयन मंडल है, इस आयन मंडल में उल्का पिंड का निर्माण होता है 95 से 130 किलोमीटर के बीच में। ठीक, उल्का पिंड क्या होता है, अर्थात ध्यान रखिएगा, पृथ्वी से ऊपर जितने भी लेयर है उस लेयर में जैसे अगर देखा जाए तो आयन मंडल है, आयन मंडल में जो धूल गैस कण के एक बादल सा बना होता है वह सीधे से पृथ्वी पे आप देखते हैं रात में कभी तारा टूट के गिरता है, ठीक, और लगता है कि हमारे ऊपर ही गिर जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उल्कास्मुख कहते हैं। इसका कहने का मतलब है जब ऊपर से नीचे गिरता है और गिरते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो बहुत तेजी से पृथ्वी के जब नजदीक आता है तो घर्षण होता है और ऊपर ही जल करके भस्म होता है। और कहां जल के भस्म हो जाता है, ध्यान रखिएगा, इस मध्य मंडल में क्या होता है, जल करके भस्म हो जाता है। बनने की प्रक्रिया, उल्का पिंड बनने की प्रक्रिया कहां होती है, तो इसमें होता है आयन मंडल में। ध्यान रखिएगा, उल्का पिंड कहां बनता है, आयन मंडल में। और जैसे ही आयन मंडल से बनने के बाद धीरे धीरे नीचे आता है वह क्या हो जाता है, जल करके भस्म हो जाता है। तो किस मंडल में जल के भस्म हो जाता है, तो मध्य मंडल में। कहने का मतलब है उल्का पिंड का निर्माण अगर होता है तो सीधी सी बात है आयन मंडल में होता है, और जैसे ही वो आता है आने के बाद जल करके भस्म हो जाता है तो कहां पे होता है, मध्य मंडल में। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी व्यवस्थाएं किसका है, वायुमंडल का है। वायुमंडल में इस तरीके सारी व्यवस्थाएं होती हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा किसकी होती है, नाइट्रोजन की। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है वायुमंडल में, तो नाइट्रोजन। या नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत मिलता है, 78। या ऑक्सीजन कितना प्रतिशत मिलता है, 21। या वायुमंडल की संरचना क्रमशः बताइए ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे का मतलब क्या है, ऊपर से नीचे इधर या नीचे से ऊपर। ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे अगर पूछता है तो इधर से आप इधर आएंगे, या नीचे से पूछता है तो इधर से आप इधर जाएंगे। जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये इसकी है। यह भी पूछ सकता है कि जितनी भी मौसमी घटनाएं घटती हैं या मौसमी गतिविधियां होती हैं वो किस मंडल में होता है, तो क्षोभ मंडल में होता है। या ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक। या ये भी पूछ सकता है कि समताप मंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है वो हमारे लिए क्या फायदा करता है, तो सीधी सी बात है सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है। किस मंडल को, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मंडल को पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, समताप मंडल को, ठीक। किस मंडल को इनमें से कौन सी गैस जो है क्षरण करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरो एथिलीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। या ये भी कह सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब किया गया, तो 16 सितंबर 1987 को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कब लागू किया गया, तो कब, 1 जनवरी 1989 को, ठीक। यह भी कह सकते हैं ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। या यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस को कब से मनाया जा रहा है या कब से लागू किया गया, तो 1994 को। या ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाने के लिए कौन सी संस्था ने लागू किया, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। या यह भी पूछा जा सकता है कि ओजोन परत संरक्षण में भारत कब शामिल हुआ, तो 1991 में। या यह भी पूछा जा सकता है कि 1991 में
ओजोन परत के संरक्षण के लिए जब भारत शामिल हुआ, वो किस कन्वेंशन के माध्यम से शामिल हुआ? तो वियना कन्वेंशन के माध्यम से। या यह भी पूछा जा सकता है कि किस परत में विभिन्न आवृत्तियों के रेडियो तरंगे परावर्तित किए जाते हैं? ध्यान रखिएगा, किस परत में विभिन्न प्रकार के रेडियो तरंगे परावर्तित किए जाते हैं? तो आप याद रखें किसमें है ये? आयन मंडल में। ठीक। यह भी पूछा जा सकता है कि अरोड़ा बोरियालिस या अरोड़ा ऑस्ट्रेलिस की घटनाएं किस मंडल में घटता है? तो आयन मंडल में। ठीक। यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि किस मंडल में तापमान में कमी आती है? ध्यान रखिएगा, तापमान में कमी आती है किस मंडल में? तो मध्य मंडल में। ठीक। मध्य मंडल में क्या होता है? तापमान में कमी आती है। यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मंडल ऐसा है जो सबसे ठंडा मंडल है? तो मध्य मंडल है, मेसोस्फीयर है। ठीक। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मंडल में गैसों का घनत्व तो सबसे कम होता है? तो मध्य मंडल में, मेसोस्फीयर में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मात्रा पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मात्रा किसमें पाई जाती है? बहिर्मंडल में। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उल्का पिंड का निर्माण, ध्यान रखिएगा, उल्का पिंड का निर्माण किस मंडल में होता है? तो सीधी सी बात है, आयन मंडल में। ठीक है, उल्का पिंड का निर्माण कहां होता है? आयन मंडल में। जबकि उल्का पिंड जल करके भस्म हो जाता है किसमें? मध्य मंडल में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया भी है और पूछा जा भी सकता है। इस वजह से आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितनी भी ये समताप मंडल है और समताप मंडल की जो ओजोन परत मापने का जो इकाई है, जो समताप मंडल में ओजोन परत मापने की जो इकाई है, किस माप से किया जाता है? तो डॉप्सन इकाई से। किससे मापा जाता है? डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। तो ये सारी आपका वायुमंडल की व्यवस्था है और यहां से हर एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछता है और अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। इस वजह से आप इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।